नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आईएएस आरएएस विद आरजे में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो मेरे भाइयों बहनों, आज हम लेके आ चुके हैं आपके लिए 31 मार्च 2023 का राजस्थान राज्य विशेष का करंट अफेयर। मतलब जिस समय हम इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं उस समय तक राजस्थान के संदर्भ में जो भी ऐसी न्यूज आई जो आपके करंट अफेयर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, उन सारी चीज़ों का समावेश करके लेके आए हैं आपके सामने। तो दोस्तों, आपको पीडीएफ ले लेनी चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप पीडीएफ ले लीजिए टेलीग्राम चैनल पर जाके। टेलीग्राम चैनल का नाम है हमारे का आईएएस आरएएस विद आरजे, ठीक है। इस पे जाके आप पीडीएफ को एज इट इज़ ब्रांड न्यू डाउनलोड कर लो। लिखना बंद करो, लिखोगे तो रद्दियाँ भरोगे, पढ़ोगे तो दिमाग भरोगे। सिलेक्शन तभी होगा जब आप दिमाग भरोगे। तो दोस्तों, यूट्यूब चैनल को भी लाइक करना भैया, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। जो भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सारे लोग करना। चैनल की रीच बनेगी इससे अपने की, तो हमें भी मेहनत करने में और मज़ा आएगा। तो दोस्तों, बिना इधर उधर की बातें किए हम सीधा आते हैं आज के न्यूज़ आर्टिकल के डिस्कशन पे। तो हमारा जो पहला न्यूज़ आर्टिकल है वो है सूचना आयोग की बेंच जोधपुर में स्थापित होने जा रही है। मतलब जो भी काम होंगे वो जयपुर में होंगे या जोधपुर में होंगे, बाकी राजस्थान में तो आग लगा दो। सूचना आयोग है, उसकी बेंच कहाँ स्थापित होने जा रही है? जोधपुर के अंदर, ठीक है। सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु, किसके लिए? सूचना के अधिकार के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु बेंच कहाँ स्थापित हो रही है? आपकी जोधपुर के अंदर, ठीक। अब दोस्तों, यहाँ पर दो तीन चीज़ों की चर्चा आई है। आपको ये तो पता लग गया बेंच कहाँ स्थापित हो रही है, वो हो रही जोधपुर के अंदर। दूसरी बात निकल के आती है सूचना आयोग, और तीसरी आती है सूचना आयोग सूचना का अधिकार, ठीक है। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में ही चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आरएएस के अंदर मेंस का बड़ा क्वेश्चन बन सकता है 10 अंकों का 100 शब्दों में, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं सूचना के अधिकार अधिनियम को। तो जो आप सूचना का अधिकार अधिनियम देख रहे हो अभी वर्तमान में भारत के अंदर, वो 2005 के अंदर आया था। इसको लाने में सबसे बड़ी भूमिका रही थी आपके दिल्ली के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल की, AK-47 की, ठीक है। अरविंद केजरीवाल की इसमें बहुत महती भूमिका रही थी। उस समय पर वो एक एनजीओ चलाते थे, उस एनजीओ का नाम था परिवर्तन। उस परिवर्तन नाम के एनजीओ से उन्होंने क्या किया, आरटीआई लाने के लिए एक आंदोलन खड़ा किया, और इसके लिए उनको रेमन मैग्सेसे अवार्ड से भी नवाजा गया था। अब और कहीं परिवर्तन हुआ हो ना हुआ हो, लेकिन केजरीवाल जी की पोस्ट में जरूर परिवर्तन हो गया भैया, एनजीओ से सीधे दिल्ली के मालिक बन गए, ठीक है। तो दोस्तों, सूचना का अधिकार क्या होता है? इसके अंतर्गत जो नागरिक हैं वो प्रश्न पूछते हैं और उनका समय पर जवाब देना होता है, निर्धारित समय के अंदर जवाब देना होता है। ये जवाबदेहिता होती है किसी भी संस्थान की कि नागरिकों ने जो सवाल पूछे उसके आप जवाब दो। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना था। पहले पता ही नहीं चलता था सरकारी महकमे में, मतलब पता नहीं अंदर ही अंदर क्या चल रहा है। अब किसी नागरिक को लगता है गड़बड़ हो रही है या मुझे यहाँ से सूचना प्राप्त करनी चाहिए, तो वो सूचना क्या है, इस अधिनियम के आने के बाद नागरिकों को प्राप्त हो जाती है। तो इससे क्या हुआ है? इससे सरकार में क्या हुआ है, इसके कामकाज में पारदर्शिता आई है। और क्या हुआ है? सरकार की जवाबदेहिता बनी है। और क्या हुआ है? और भ्रष्टाचार पर थोड़ी बहुत लगाम लगी है। बाकी भ्रष्टाचार पर लगाम तो कहाँ लगनी इस अधिनियम से, लेकिन हाँ, फिर भी कहीं ना कहीं पारदर्शिता तो आई ही आई है। कम से कम नागरिकों के हाथ में कुछ तो आया, ठीक है। अब सूचना का अधिकार जो था उसमें संशोधन किया गया 2019 के अंदर, ठीक। कब किया गया? सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019। इसके अंदर क्या प्रावधान थे उसको, और अभी क्या प्रावधान है उसको हम थोड़ा सा लेट पढ़ेंगे, अभी के अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, जो सूचना का अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 था, इसके अनुसार केंद्रीय स्तर पर एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा और राज्यों के स्तर पर एक एक सूचना आयुक्त होगा। ऐसा प्रावधान कौन कर सकता है? ऐसा केंद्र सरकार कर सकती है। मतलब केंद्र सरकार चाहे तो इस प्रावधान को बदल भी सकती है, वो कुछ और भी कर सकती है। इस तरह का इसमें संशोधन किया गया। वो चाहे तो केंद्रीय स्तर पर ही एक रहने दे, राज्यों के स्तर से हटा दे, ठीक है, चाहे तो। वैसे अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। अभी तक क्या है, अभी तक केंद्रीय स्तर पर एक है और प्रत्येक राज्यों के स्तर पर एक एक हैं, जिनकी नियुक्ति खुद राज्य सरकार ही कर सकती है। लेकिन उनका कार्यकाल, इसका निर्धारण कौन करेगा? केंद्र सरकार। या तो 5 वर्ष, अथवा केंद्र सरकार जो भी समय निर्धारित कर दे वो, कि भैया आज से केंद्र सरकार ने निर्धारित कर दिया कि जो सूचना आयुक्त हैं उनका कार्यकाल 2 वर्ष का होगा, तो फिर वो उस दिन से 2 वर्ष का ही माना जाएगा, ठीक है। इनके वेतन भत्ते
और अन्य सेवा संबंधी जो शर्तें हैं वो भी केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जाती हैं। ठीक है, चाहे वो केंद्रीय स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त हो या फिर अन्य सूचना आयुक्त हो, या फिर राज्य स्तर पर मुख्य सूचना आयुक्त हो या फिर अन्य सूचना आयुक्त हो, उनकी सेवा संबंधी जो शर्तें हैं वो हमेशा केंद्र सरकार के द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। ठीक है भाइयों बहनों, अब हम देख लेते हैं कि इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या क्या है। ठीक, तो इसके मुख्य प्रावधान ये है कि किसी भी नागरिक को, कोई भी नागरिक हो, भारत का यदि नागरिक है, वो मतलब कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो भारत का नागरिक है, चाहे स्त्री हो, पुरुष हो, कोई भी हो, बच्चा हो, सार्वजनिक प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त करने का अधिकार रखता है। वो किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण में जाकर आरटीआई लगाकर वहाँ से जानकारी प्राप्त करने का क्या रखता है, अधिकार रखता है। उसको अभी अधिकार है कि वो जानकारी प्राप्त कर सके। ठीक है भाइयों बहनों, आयुक्त द्वारा अनुरोध का उत्तर 30 दिनों के अंदर ही देना अनिवार्य है। मतलब यदि आपने कोई जवाब मांगा है, कोई प्रश्न पूछा है कि आप ये बताइए कि आपकी सैलरी कितनी है, तो उसको 30 दिन के अंदर जवाब देना अनिवार्य है। वो उसको 30 दिन के अंदर जवाब देना ही होगा। यदि वो 30 दिन से ज़्यादा लेट करता है तो उसको 100 रुपये के हिसाब से, रोज़ के हिसाब से फाइन भरना पड़ेगा। 100 रुपये, 200 रुपये, 50 रुपये, जो भी केंद्र सरकार निर्धारित कर दे, मतलब। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि 100 रुपये हैं तो 100 ही 100 रहेंगे। कल केंद्र सरकार चाहे तो उनको 10 रुपये भी कर सकती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं अपन। यदि नागरिक इस जवाबदेही से, इस जानकारी से संतुष्ट नहीं है तो वो 90 दिनों के भीतर पुनः अपील कर सकता है, भैया मैं संतुष्ट ना हूँ, मुझे और जानकारी प्रदान की जाए, ये जानकारी मेरे लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक, अब आप बोलोगे सर जब विभाग ये जानकारी ही प्रदान करते रहेंगे तो काम कब करेंगे? तो दोस्तों, इस जानकारी को देने के लिए प्रत्येक विभाग में एक लोक सूचना अधिकारी PIO इसकी पहले से ही व्यवस्था कर दी है कि तुम्हारा काम सिर्फ यही होगा कि विभाग से संबंधित जो भी जानकारी मांगी जाए उनकी एप्लीकेशन को इकट्ठा करो, और एप्लीकेशन इकट्ठा करके क्या करो, उनके जवाब देते रहो। अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो फिर से जवाब दो। ठीक है, जवाब देने के लिए एक अधिकारी की पोस्ट ही बना रखी है वहाँ पे। ठीक, इस कार्यान्वयन की देखभाल सर ये जवाब दे रहा है या नहीं दे रहा है, या विभाग सही से काम कर रहा है इस क्षेत्र में या नहीं कर रहा, तो उसको कौन देखता है? तो इसकी देखभाल कौन करेगा? इसकी देखभाल करता है मुख्य सूचना आयोग, इसकी देखभाल करता है। ठीक है, आरटीआई की भावना का पालन न किए जाने पर यह जुर्माना का भी प्रावधान करता है। जुर्माना भी लगा सकता है संबंधित संस्था पर, जो संस्था आरटीआई की भावना का पालन नहीं कर रही है उसके ऊपर। ठीक है, अब आप किन किन मुद्दों के अंदर आपको सूचना नहीं दी जाएगी? आप तो ये सोचोगे सर कल ये पूछ लिया जाए कि भारत के परमाणु हथियार कहाँ रखे हैं, तो क्या वो संस्था देने के लिए बाध्य है? नहीं है। तो उसके लिए अलग से प्रावधान किए गए हैं कि कौन कौन सी चीज़ों के संबंध में आपको जानकारी प्रदान नहीं की जाएगी। तो पहली है राष्ट्रीय सुरक्षा। यदि राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित कोई बात है, वैसे तो ये बात जो है वो बड़ी आपको आदर्शवादी लगेंगी, लेकिन इन बातों की आड़ के अंदर, इन बातों में इतना झोल है कि इन बातों की आड़ के अंदर सरकार चाहे या विभाग चाहे तो किसी चीज़ का जवाब दे, और विभाग चाहे तो जवाब ना दे। राष्ट्रीय सुरक्षा, आपने मान लो कोई भी चीज़, किसी भी चीज़ का जवाब मांगा, विभाग ने कह के भेज दिया कि ये एक जो है वो क्या संवेदनशील सूचना है, इसको सुरक्षा की दृष्टि से हम इसको शेयर नहीं कर सकते, तो भैया फिर आप गए, आप कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, खुफिया एजेंसी से संबंधित सूचना है। अब कल आप बोलो सर रॉकी एजेंट कहाँ कहाँ तैनात है हमें बताओ, तो ये खुफिया एजेंसी से संबंधित सूचनाएं ये आपको नहीं दी जाएगी। विदेशों से संधियाँ, सर ये संधि के अंदर क्या क्या प्रावधान है, बिल्कुल आपको नहीं बताया जाएगा। कैबिनेट की गुप्त मीटिंगें, इनके बारे में आपको नहीं बताया जाएगा। पेटेंट, जिन चीज़ों का पेटेंट किया गया है, पेटेंट फॉर्मूला है, उनके बारे में आपको जानकारी नहीं दी जाएगी। न्यायालय से संबंधित जो विशेष सूचनाएं हैं वो आपको प्रदान नहीं की जाएंगी। ठीक है, और ऐसी सूचना जो किसी संस्था या व्यक्ति की निजता को खतरे में डालती हैं, ये तो सबसे बड़ा झोल है। निजता के आधार पर आपसे किसी भी सूचना के लिए मना किया जा सकता है। ठीक, तो इस तरह कुछ अपवाद हैं जो आपके पावर को, आपके अधिकार को कमज़ोर बनाते हैं। ठीक है, अब अपन जान लेते हैं अपने एग्जाम के लिए और भी इम्पोर्टेंट चीज़ें। पहले हम जान लेते हैं राज्य सूचना आयोग की स्थापना, राज्य सूचना आयोग के बारे में। और हमारा राज्य है अपना प्यारा राजस्थान, तो राजस्थान के बारे में जान लेते हैं। राजस्थान में सूचना आयोग की स्थापना, तो राजस्थान के अंदर जो सूचना आयोग है उसकी स्थापना की गई थी 18 अप्रैल 2006 को। ठीक है, RTI एक्ट 2005 के अंतर्गत। ठीक है,
इसका हेडक्वार्टर कहाँ बना गया? जोधपुर में। अब बेंच कहाँ बना रहे हैं? जोधपुर में। बाकी जगह तो पता नहीं क्या करने वाले हैं, आग लगा दो बाकी जगहों पर। तो संरचना में क्या है इसके? 11 टोटल है, मतलब एक तो अध्यक्ष है, मतलब मुख्य सूचना आयुक्त हैं, और बाकी 10 हैं वो सूचना आयुक्त हैं। ठीक है, एक मुख्य सूचना आयुक्त, बाकी 10 अन्य सूचना आयुक्त। नियुक्ति कौन करेगा? नियुक्ति करेंगे हमारे राज्यपाल जी। लेकिन कब करेंगे? जब सीएम, विधानसभा में विपक्ष के नेता और सीएम के द्वारा ही नाम निर्देशित दूसरा कोई विधानसभा का व्यक्ति या फिर मंत्रिमंडल का व्यक्ति, या कहें सीधे शब्दों में तो चीफ मिनिस्टर के द्वारा नामित कोई दूसरा मंत्री, मतलब ये 3 लोगों से मिलकर एक समिति बनेगी। वो समिति जिस व्यक्ति की सिफारिश कर देगी कि राज्यपाल साहब आप इसको बनाइए मुख्य सूचना आयुक्त, तो राज्यपाल जी उठा के उसी को बना देंगे। ठीक है, पद से हटाना होगा तो कौन हटाएंगे? फिर से वही राज्यपाल साहब ही आपके उठाएंगे उसको। ठीक है, अब अपन आगे चलते हैं। और बाकी आपने कार्यकाल और सेवा शर्तें तो देख ही ली। जो संशोधन हुआ था 2019 में, उसके अकॉर्डिंग सारा ये तो केंद्र सरकार ही निर्धारित करेगी। अब बात करते हैं अपन केंद्रीय सूचना आयोग के बारे में। तो केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना 12 अक्टूबर 2005 में ही कर दी गई। जैसे RTI एक्ट लागू हुआ उसके तुरंत बाद ही कर दी गई। इसमें भी जो संख्या है वो कितनी है? 11। कितनी है? 11। एक अध्यक्ष है, अध्यक्ष का मतलब सीधा साधा है आपसे मुख्य सूचना आयुक्त। ठीक है, बाकी जो 10 हैं वो अन्य सूचना आयुक्त हैं। इनकी नियुक्ति करेंगे केंद्रीय स्तर पर करेंगे, इनकी नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। किस तरह से की जाएगी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा? तो वही PM होंगे, प्रतिपक्ष के नेता होंगे, नेता विपक्ष होंगे, और कौन होगा? और PM जिस मंत्री का नाम निर्देशित कर दें कि भैया तुम भी आ जाओ साथ में, हम जो बोल रहे हैं तुम भी उसमें जिंदाबाद जिंदाबाद करने लग जाओ, तो मंत्री जी आके जिंदाबाद जिंदाबाद कहने लग जाएंगे। ठीक है, अब पद से कौन हटाएगा? तो पद से वही हटाएंगे राष्ट्रपति जी। ठीक है, कार्यकाल और सेवा शर्तें वो केंद्र सरकार ने पहले से ही निर्धारित कर दी हैं संशोधन 2019 के द्वारा। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने न्यूज़ आर्टिकल की तरफ, और उम्मीद करता हूँ वो सारी चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी पिछले न्यूज़ आर्टिकल के बारे में जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो दोस्तों, राजस्थान की जो मुख्य सचिव हैं उन्होंने संरक्षित खेती हब या मिनी इजराइल कृषि एवं उद्यानिकी तकनीकों का अवलोकन किया है। मिनी इजराइल तकनीकी इनको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इजराइल में जो खेती बाड़ी है वो कुछ इसी तरह से की जाती है। इस चीज़ को हमने इजराइल मॉडल से अडॉप्ट किया है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इसको मिनी इजराइल कृषि एवं उद्यानिकी तकनीकी अपन बोल देते हैं। बाकी संरक्षित खेती क्या होती है इसके बारे में अपन थोड़ा सा जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये RAS मेंस के लिए आपके लिए फिर से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए आ गया है। संरक्षित खेती के बारे में भी एक बड़ा प्रश्न बन सकता है आपके एग्जाम के अंदर। तो दोस्तों, संरक्षित खेती क्या होती है? मतलब जो संरक्षण में उगाई जाए। कैसा संरक्षण? पॉली हाउस बना के, ग्रीन हाउस बना के, पौधों के अनुकूल वातावरण जो तैयार कर दिया जाता है उसके अंदर जो खेती की जाती है वो होती है संरक्षित खेती। ठीक है, इस पर क्या होता है? इससे जो विपरीत मौसम होते हैं, जैसे पाला होता है, कोहरा होता है, ओला होता है, और जो गैर टाइम पे वर्षा होती है, उससे पौधे का बचाव किया जाता है। खरपतवारों की रोकथाम के लिए इसमें धान की पुआल से मल्चिंग कर दी जाती है। किससे? धान की पुआल से मल्चिंग कर दी जाती है। धान की पुआल से क्या होता है? यहाँ पर खरपतवार पैदा नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख लेते हैं संरक्षित खेती के क्या प्रकार हैं। तो संरक्षित खेती के प्रकार हैं, पहली ये है पॉली हाउस खेती, मतलब पॉलीथीन का एक हाउस बना के उसके अंदर खेती करना। कीट अवरोधक नेट हाउस खेती, मतलब जाल का इस तरह से जाल लगा देते हैं खेत के चारों तरफ। इससे क्या होता है? कीट अवरोधी होती है। जो कीट जैसे कि टिड्डे विड्डे आते हैं उड़ के, तो उस नेट के ऊपर ही रह जाएंगे। टिड्डों से फसल कैसी हो जाएगी? उससे सुरक्षित। ठीक है, अगली है छायादार नेट हाउस, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर गर्मी बहुत तेज रहती है उस जगह पर क्या किया जाता है? ऊपर से छाया कर दी जाती है। इससे क्या होता है? इससे पौधे को अनुकूल वातावरण प्राप्त हो जाता है। उसको हीट जितनी चाहिए उतनी हीट मिलती है, इतना पानी चाहिए उतना पानी मिलता है, और धूप तेज होती है उसके लिए उसके ऊपर छाया हो जाती है। तो इससे क्या होता है? खेतीबाड़ी अच्छी होती है। ठीक है, प्लास्टिक की लो टनल, मतलब ज़मीन के पास में ही छोटी छोटी टनल बना दी जाती हैं पौधों को कवर करते हुए। इस तरह की खेती जो होती है वो होती है लो टनल, और एक होती है हाई टनल, मतलब ऐसी ही टनल बनेगी लेकिन ऊंची बनेगी। जैसे आप जयपुर से बाहर निकलते हो तो देखते हो ना टनल, ऐसी टनल बन जाएगी लेकिन वो प्लास्टिक की बनेगी। ठीक है,
अगला जो टाइप है वो है प्लास्टिक की मल्चिंग खेती। मतलब प्लास्टिक से ही जो अपन खरपतवार की मल्चिंग कर रहे थे उस तरह प्लास्टिक से मल्चिंग कर दी जाएगी। ठीक है, बाकी है वही सारा काम खेती को संरक्षण करने का काम है। अब अपन आगे चलते हैं, आगे देखते हैं क्या है। तो ये है कि इस खेती के फ़ायदे क्या हैं। तो इस खेती के फ़ायदा है, पहला फ़ायदा तो यही है कि आप रोग कीटों से दूर रहते हो, चरम मौसम से सुरक्षा होती है आपकी। आप मतलब अभी जो बरसात हो रही है, ओलावृष्टि हो रही है, उससे जो फसल ख़राब हो रही है, अगर संरक्षित खेती की जाती तो फसल ख़राब नहीं होती। ठीक है, जानवर और पशुओं से सुरक्षा, पानी की बचत और उच्च गुणवत्ता वाली फसल। जब उसमें कीट नहीं लगेंगे, मौसम की मार नहीं होगी, तो उसके अंदर फसल के अंदर जो दाना होगा, जो बीज होगा या फसल का जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो बहुत अच्छा बन के निकलता है। ठीक है, तो दोस्तों कल हमारे जो राजस्थान के जो यशस्वी हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने विजन राजस्थान 2030 के बारे में बताया है। उसके बारे में कुछ एक छाया चित्र प्रस्तुत किया है। तो हम लोगों का दायित्व बनता है कि हम उसको पढ़ें, क्योंकि गवर्नमेंट अभी वही है जिसके हमारे सीएम साहब हैं। तो ये आपसे पूछा भी जा सकता है लिखने के लिए कि राजस्थान विजन 2030 क्या है, राजस्थान 2030 विजन क्या है या इसके प्रावधान क्या है। तो पहला है राजस्थान को देश का नंबर 1 राज्य बनाना। कैसे बनाना है ये पता नहीं। 2030 तक प्रत्येक परिवार को संपन्न बनाना। कितना संपन्न बनाना, कितने % आय में वृद्धि करना, ये अभी उन्होंने गुप्त रखा है। उनके पास कोई फ्यूचर प्लान जरूर होगा। हर प्रदेशवासी को अग्रिम पंक्ति में लाकर खड़ा करना। मतलब सारे के सारे पंक्ति के अंदर सबसे आगे खड़े होंगे, पीछे कौन खड़ा होगा ये ऊपर वाला जाने। राज्य सरकार की योजनाओं के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाना। मतलब जो योजनाएं, ये बात सही है सीएम साहब की कि जो योजनाएं राजस्थान में या कहीं पर भी शुरू की जाती है तो उनमें से मतलब ये है कि जो लाभार्थी होते हैं, जो पात्र होते हैं लाभ प्राप्त करने के, उनको पता ही नहीं चलता कि योजना कब से चल रही है और वो अंधेरे में ही जीते रहते हैं। ठीक है, तो उनके बारे में क्या करना है, अपन को जागरूकता फैलानी है। राज्य में कोई भी पात्र व्यक्ति योजना के लाभों से वंचित ना रहे, यह सुनिश्चित करना है। क्या करना है, कोई भी व्यक्ति योजना के लाभों से वंचित ना रहे। तो इसके लिए एक उन्होंने लक्ष्य बनाया है कि कोई भी व्यक्ति योजनाओं के लाभों से वंचित ना रहे। इस चीज़ को लक्ष्य बनाकर पूरा करना है, टारगेट के साथ में कंप्लीट करना है कि मतलब योजना अगर शुरू हुई है और पात्र व्यक्ति है तो ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उसको लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं, और यदि नहीं हो रहा तो उसको लाभ प्राप्त करवाया जाएगा। ठीक है भाइयों बहनों, अब अपन चलते हैं अगली न्यूज़ की तरफ। तो हमारी अगली न्यूज़ है, चूरू के तारानगर में है कृषि महाविद्यालय को स्वीकृति मिल गई है कि एक और नया कृषि महाविद्यालय चूरू के तारानगर में बनाया जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे सर, इतनी संस्थाओं की स्थापना हो रही है, इतने महाविद्यालयों की, इतने पशु चिकित्सा केंद्रों की, क्या ये एग्ज़ाम में आएंगे? तो भैया अगर भूले भटके आपसे पूछ लें तो कहना दिया। अगर कोई मान लो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही है एग्ज़ाम राजस्थान गवर्नमेंट का तो उसमें पूछेंगे भाई देखो कि कृषि महाविद्यालय कहाँ है। लेकिन आप यदि सोचें कि पीएसआई के अंदर, फर्स्ट ग्रेड के अंदर, रीट के अंदर, सीईटी के अंदर, आरएएस के अंदर इस तरह के प्रश्नों को पूछा जाएगा, तो भैया मुझे नहीं लगता इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन मैं फिर भी इसीलिए समाहित कर लेता हूँ क्योंकि फिर बच्चे प्रश्न पूछते हैं, सर उन्होंने तो ये पढ़ाया है, आपने तो बताया ही नहीं हमें, हम ऐसे नहीं कर पाए। तो वैसे इस तरह के प्रश्न नहीं पूछेंगे। इस तरह के प्रश्न पूछेंगे तब आपके एग्ज़ाम से 2, 4, 5, 10 दिन, 15 दिन पहले किसी ऐसी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय की स्थापना हो जाए तो वो ज़रूर इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए। लेकिन यदि एग्ज़ाम आपका दूर है तो इस तरह के फैक्ट आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होते। अब अपन देखते हैं अगला न्यूज आर्टिकल। तो हमारा अगला न्यूज आर्टिकल जो है वो है राजस्थानी भाषा साहित्य एवं संस्कृति अकेडमी पुरस्कार। ये आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो राजस्थान का, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाला है अगले 1 वर्ष तक। जब तक दोबारा ये अकेडमी पुरस्कार प्रदान नहीं किए जाएंगे तब तक यही नाम आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमारी अकेडमी के अध्यक्ष कौन है। वो हैं आपके शिवराज छंगानी। क्या नाम है? शिवराज छंगानी। ये इन्होंने ही पुरस्कारों की घोषणा की है। यही कौन है? अकेडमी के अध्यक्ष हैं। ठीक है भाई बहनों, अब अपन देख लेते हैं किस किस को पुरस्कार मिला है, किस किस श्रेणी के अंतर्गत मिला है। ठीक है। तो दोस्तों पहला पुरस्कार है अपना जो हमारे सूर्यमल मिश्रण जी हैं, ये बहुत
फेमस कवि हैं राजस्थान के। मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ कि इनके जैसा कवि राजस्थान में कोई दूसरा ना तो हुआ है और शायद होगा। ठीक है, सूर्यमल मिशन पुरस्कार है वो पद्य रचना के लिए दिया गया है, 71,000 रुपये का पुरस्कार है। किसको दिया गया है? मधु आचार्य आशावादी। कौन है ये? मधु आचार्य आशावादी, ये इनका नाम है। ये बीकानेर के रहने वाले हैं। इनकी कृति जो है वो है पड़ी आड़ी पाल बांध। अब पता नहीं क्या मतलब है इसका, पीड़ आड़ी पाल बांध। ठीक है, राजस्थानी भाषा साहित्य पुरस्कार हैं तो ऑब्वियसली राजस्थान के जो भाषा है उसमें जो साहित्य होगा उसी को प्रदान किए गए होंगे। दूसरा है आपका गणेशी लाल व्यास उस्ताद, ये भी पद्य में दिया जाता है। कौन सा? गणेशी लाल उस्ताद, गणेशी लाल व्यास उस्ताद पद्म पुरस्कार, ये 51,000 रुपये का पुरस्कार है। इसको ओम नागर जी को दिया गया है, बारा के रहने वाले हैं। इनकी कृति का नाम है बापू एक कवि की चितार। अब उसका मतलब पता नहीं भैया, चितार का मतलब क्या होता है। अगला पुरस्कार है आपका शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार। वैसे दोस्तों इनको बोलने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन मैं फिर भी आपको पढ़ के बता देता हूँ। वैसे मैंने आपको नोट्स में दे दिया है, PDF ले लें जाके टेलीग्राम से और उसको रट्टा मार दें। ठीक है, शिवचंद भरतिया गद्य पुरस्कार है, इसको 51,000 रुपये का पुरस्कार है। जितेंद्र कुमार सोनी को दिया गया है। ठीक है, भरखमा इनकी क्या है, कृति का नाम है। ये कितने हज़ार का है इसके बारे में कोई नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन मेंशन किया गया था कि ये पुरस्कार इतने हज़ार का है, इतने हज़ार का है, तो फिर मैंने भी उसको मेंशन कर दिया। ठीक है, बावजी चतर सिंह अनुवाद, ये है राजूराम बिजारनिया। झोकड़ी खाबतो बगत, अब इसका नाम तो ये है। अब इसका मतलब क्या होता है ये भैया राजस्थानी भाषा जो लोग जानते होंगे उनको पता होगा। मैं राजस्थानी भाषा के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, तो आपसे क्षमा चाहता हूँ। अगली हमारी जो पुरस्कार है वो है सांवर दायमा पहली पोथी पुरस्कार। कौन सा है? सावर दायमा पहली पोथी पुरस्कार। कौन सा? सावर दायमा पहली पोथी पुरस्कार। ये दिया गया आपके मोहनपुरी जी को, ये भीलवाड़ा के। इनकी कृति का नाम है अचपली बाता। इसका मतलब तो मुझे पता भी है। अचपली बाता का मतलब ये होता है ऐसी बातें जो कि थोड़ी नोटी होती हैं। ठीक है, हंसी मजाक की, इस तरह की, उनको बोलते हैं अचपली बाता। अगला है आपका जवाहरलाल नेहरू। इसको छोटा करूँ मैं, आगे वाले पेज पे चलते हैं, थोड़ा सा बड़ा करूँ, आप देखते हैं। ठीक है, अगला कौन सा है अपना? जवाहरलाल नेहरू राजस्थानी बाल साहित्य पुरस्कार। ये किरण बादल जी को मिला है। ये रायसिंह नगर की रहने वाली है। टावरा री दुनिया, मतलब टावरा री दुनिया का मतलब होता है छोटे बच्चों की दुनिया। अब प्रेम राजस्थानी युवा लेखन पुरस्कार, ये 31,000 रुपये का। इसको देवीलाल महिया को दिया गया है। लूणकरण सड़ के रहने वाले हैं। इनकी कृति का नाम है अंतसरो ओल्मो। इसका मतलब मुझे नहीं पता। राजस्थानी महिला लेखन जो पुरस्कार है वो दिया गया है डॉक्टर किरण आचार्य को, बीकानेर में। इसको जरूर कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी महिला लेखन, महिला इस तरह की कोई चीज़ें होती है तो महिला राजस्थान के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। भैया आप इसको तो रट्टा मार लेना। राजस्थानी महिला लेखन पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर कृष्णा आचार्य, बीकानेर की रहने वाली हैं। ठीक है, इनकी कृति का नाम है नाहर सिरखी नारिया। नाहर सिरखी नारिया का मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि शेर की जैसी लेडीज़। वैसे तो दोस्तों आपसे इन्हीं पुरस्कारों में से कोई ना कोई पुरस्कार पूछ लिया जाएगा, इससे आगे आपसे नहीं जाएगा। फिर भी मैंने कुछ पुरस्कारों को और इसमें समाहित कर लिया गया। इसके अलावा भी कई पुरस्कार बचे हैं। अगर ज़्यादा पढ़ने का शौक़ हो भैया, उनको नाम रटने का शौक़ हो भैया, तो आप इंटरनेट पर जाइए, पूरी की पूरी लिस्ट है, और रटते रहिए जब तक एग्ज़ाम ना आ जाए। ठीक है, अगला है आपका रावत सारस्वत राजस्थानी साहित्यिक पत्रकारिता पुरस्कार। ये दिया गया है श्री स्थली पत्रिका को, श्री डूंगरगढ़। ठीक है, राजस्थानी भाषा का सम्मान जो दिया गया है वो दिया गया है डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल जी, ये अजमेर के रहने वाले हैं। राजस्थानी साहित्य सम्मान दिया गया है वो डॉक्टर अर्जुन देव चारण को, जो जोधपुर के रहने वाले हैं। राजस्थानी संस्कृति सम्मान जो दिया गया है वो ब्रज रतन जोशी जी को दिया गया है, बीकानेर के रहने वाले हैं। राजस्थान प्रवासी साहित्य पुरस्कार है वो राम बख्श जी को दिया गया है, ये मुंबई के रहने वाले हैं। इनकी कोई कृतियाँ नहीं है, बस ये पुरस्कार हैं जो इन लोगों को सीधे सीधे प्रदान कर दिए गए हैं राजस्थानी भाषा और साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए। अपन आगे चलते हैं। आगे हमारे दो छोटे छोटे पुरस्कार और हैं। ठीक है, दो छोटे छोटे पुरस्कार और हैं, उनके बारे में भी अपन जान लेते हैं।
तो एक है आपका भतमाल जोशी, कौन है? भतमाल जोशी महाविद्यालय पुरस्कार, ये महाविद्यालय के स्तर पर दिया जाता है। तो जो दिया गया है छात्र योगेश व्यास को, ये महाविद्यालय के स्तर पर स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट डूंगर महाविद्यालय बीकानेर के। इनकी कृति थी आपकी गहरी नींद, गहरी नींद का मतलब गहरी नींद अपन बोल सकते हैं, ठीक है। और एक है आपका मनोज देपावत पुरस्कार, ये दिया गया है अरमान नदीम जी को दिया गया है। ये छात्र हैं गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल शार्दुल बीकानेर, ये शार्दुल शहर बीकानेर के क्या हैं, ये स्टूडेंट हैं। इनको इनकी एक लघु कथा है, उसके लिए दिया गया है खोखोरी हटसी। अब पता नहीं इसका मतलब क्या होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये रहा हमारा आज का न्यूज़ आर्टिकल डिस्कशन। उम्मीद करता हूँ आपकी जो समस्याएं होंगी उनका समाधान करने में मैं सफल हो पाया हूँगा। तो दोस्तों आपका ही चैनल है, लाइक करें, शेयर करें। मेरा तो क्या है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तो आप ही का है ये चैनल। आप इसको भैया जितनी रीच बनवा सकते हो आप बनवाएं, ठीक है। बाकी मेहनत हम करेंगे आप लोगों के साथ में। अब मिलते हैं आपसे नए दिन में नई न्यूज़ आर्टिकल के साथ में। इसके बाद वैसे मैं नेशनल और इंटरनेशनल इश्यू को भी लेके आऊँगा, आप उसको भी देखें, आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे नए न्यूज़ डिस्कशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।